जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन स्टेट मशीनरी मतलब भारतीय राज्यतंत्र पार्ट 2। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट को जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट आपके पेट के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी और आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आर्टिकल 51 डील्स विद, अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। आप ऑप्शन बी आपका है बाय प्रमोटिंग दी सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देने से। ऑप्शन सी आपका है बाय मेंटेनिंग जस्टिफाइड एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशंस बिटवीन नेशंस मतलब राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने से है। ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। आपके जितने भी हैं ये सब आर्टिकल 51 के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था। तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी मतलब डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, बैजनाथ कमेटी मतलब बैजनाथ समिति द्वारा, राकेश मोहन कमेटी मतलब राकेश मोहन समिति द्वारा, जेबी कृपलानी कमेटी मतलब जेबी कृपलानी समिति द्वारा। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। जी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज की जो रिकमेंडेशन है वो डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा दी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हुम आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो आपका ऑप्शन है फॉर ऑल पर्सन्स मतलब सभी व्यक्तियों के लिए, फॉर ऑल सिटीजन्स मतलब सभी नागरिकों के लिए, ओनली फॉर नॉन सिटीजन्स मतलब केवल गैर नागरिकों के लिए, या नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी फॉर ऑल सिटीजन्स मतलब सभी नागरिकों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोज हु वायलेट फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को। तो आपका ऑप्शन है देयर इज अ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट मतलब दंड देने की व्यवस्था है। देयर इज नो सिस्टम ऑफ गिविंग पनिशमेंट मतलब दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन सी आपका है देयर इज अ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट इन सम स्पेशल केसेस मतलब कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। ऑप्शन डी आपका है देयर इज अ सिस्टम टू पनिश बाय मेकिंग एन एक्ट मतलब अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी देयर इज नो सिस्टम ऑफ गिविंग पनिशमेंट्स मतलब दंड देने की व्यवस्था नहीं है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई उनकी अवहेलना करता है। ठीक है, अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज की अवहेलना करेगा तो उसे कोई दंड नहीं मिलता है, क्यों? वो आपका मौलिक कर्तव्य होता है। मौलिक कर्तव्य आपके किसी क्या नाम है पनिशमेंट के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा पे होती है, आपके मौलिक आपकी इच्छा आपके मतलब मौलिक जो आपका होता है ना कहते हैं आप उसके लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ओबे द स्टेट मतलब राज्य का आज्ञा पालन, ओबे द लॉ कानून का आज्ञा पालन, ओबीडियंस टू सोसाइटी मतलब समाज का आज्ञा पालन, और पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब करों की अदायगी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी पेमेंट ऑफ टैक्सेस में करों की अदायगी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट इंक्लूडेड मतलब भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, गिविंग अप वायलेंस मतलब हिंसा का परित्याग करना, प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, टू अपहोल्ड दी सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब भारत की सार्वभौमिकता एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी प्रमोट सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर कैन ए रेजोल्यूशन
रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी प्रपोज्ड, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जाता है? तो आपका क्वेश्चन है इन लोकसभा ओनली, इन आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद के किसी भी सदन में, इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद की संयुक्त बैठक में, या ऑप्शन डी आपका है ओनली इन राज्यसभा मतलब केवल राज्यसभा में। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी ओनली इन राज्यसभा। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन होता है, जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इसलिए जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनका जो रिमूवल का प्रपोजल है वो राज्यसभा में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, मतलब भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आपके ऑप्शन है ऑन योर ओन इनिशिएटिव्स मतलब अपनी पहल पर, ओनली व्हेन ही कॉल्स फॉर सच कंसल्टेशन मतलब तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ऑप्शन सी आपका है ओनली व्हेन द मैटर रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन मतलब तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो। ऑप्शन डी आपका है ओनली व्हेन द मैटर पोजेस अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री मतलब तभी जब वह मामला देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी ओनली व्हेन ही कॉल्स फॉर सच कंसल्टेशन मतलब तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया के जो प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको एडवाइस जब ही ले सकता है जब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो उनसे कहें, मतलब उनसे पूछें कि हमें ये एडवाइस दी कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, क्या सही है गलत है। तो इसके लिए तभी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को, वरना वो कुछ नहीं कह सकते प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो दे विल नॉट एबल इन देयर फेवर इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब वे अविश्वास प्रस्ताव में स्थित में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन बी आपका है ही विल नॉट एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस मतलब वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन सी आपका है ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ऑप्शन डी आपका है ही विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर मतलब वह उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए दे विल नॉट एबल टू वोट इन देयर फेवर इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इम्पीचमेंट ट्रिब्यूनल मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब राज्य विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्य की विधानसभाएं। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्य की विधानसभाएं आपकी इम्पीचमेंट ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो आपका ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मतलब लोक लेखा समिति, एस्टिमेट्स कमेटी मतलब प्रकलन समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स मतलब सरकार उपक्रम समिति। ऑप्शन डी आपका है कमिटी ऑन पिटिशंस मतलब याचिका समिति। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी एस्टिमेट्स कमेटी मतलब प्रकलन समिति। जी हाँ, जो हमारी एस्टिमेट कमेटी है जिसे हम प्रकलन समिति कहते हैं वह लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि ही हिमसेल्फ इज अ कैंडिडेट, मतलब वह स्वयं प्रत्याशी हो, ही इज येट टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब उसे राज्य विधानमंडल में निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी आपका है इफ ही इज अ प्रोविजनली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर, मतलब यदि वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तभी वह प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर सकते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अग्रता का सही अवरोही क्रम है, मतलब डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा पावर में सबसे बड़ा कौन होता है, उससे छोटा सबसे छोटा कौन है, इन चारों में से आप बताना है। तो ऑप्शन ए आपका है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन बी आपका है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन सी आपका है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। ऑप्शन डी आपका है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद आते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, उसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद आपके आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन द इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूटेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य। ऑप्शन बी आपका है ऑल द मेंबर्स ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब संघीय संसद तथा विधानसभाओं के सभी सदस्य। ऑप्शन सी आपका है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब संघीय संसद के सभी तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी आपका है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए रेजोल्यूशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट शुड बी पास्ड बाय इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है 2/3 मेजोरिटी बाय द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी बाय द लोकसभा, मतलब लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से। ऑप्शन सी आपका है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा अध्यक्ष के सभापति के निर्णायक मत से। यह ऑप्शन डी आपका है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनिंग हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, मतलब संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनिंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। तो आपको बता दें जो राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है वो आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं, पर उसमें ये होता है कि अगर आप पहले राज्यसभा में लेके आए हैं तो पहले राज्यसभा के 2/3 मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ वो और पास हो गया तो फिर वो वहाँ से उसके राज्यसभा से फिर वो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा के अंदर भी अगर वो 2/3 से पास हो जाता है तो वह पास होने के बाद वो आपका जो एग्जामिनिंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है
इसके पास जाता है, ये चेक करता है। पर आपको बता दें जो एग्जामिनिंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ये प्रेसिडेंट द्वारा करा जाता है। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में जो मेरे खिलाफ महाभियोग लाया गया है वह सही है कि नहीं है, वह अपनी तरफ से जांच करवाना चाहते हैं, तो वो जांच एग्जामिनिंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। अगर इसने ये कह दिया अपनी 2/3 मेजोरिटी के साथ, और ये कह दिया कि आप जो प्रेसिडेंट हमारे हैं वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जो हैं, उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज द प्रेसिडेंट इंडिया एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन, मतलब भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो आपका ऑप्शन है एवरी ईयर, मतलब प्रतिवर्ष, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन टू दी लोकसभा, मतलब लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ऑप्शन सी आपका है ए एंड बी, ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जी हाँ, हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पहला सेशन बुलाते हैं, जैसे लोकसभा का जो पहला सेशन होता है और जो दोनों सदनों का पहला सेशन होता है वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और साथ ही आपको बता दें वह प्रतिवर्ष जो उसका पहला सेशन होता है, जब भी मतलब वर्ष का पहला सेशन जब भी होगा, प्रारंभ होगा, पहला सत्र प्रथम सत्र जब भी प्रारंभ होगा तब राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और जब क्या नाम है लोकसभा का इलेक्शन होता है उसके बाद भी जब पहला सेटिंग बुलाई जाती है वो भी हमारे प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस व्हेन डिड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट फंक्शनिंग एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट, मतलब संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी है? तो आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 7 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो सही आंसर इसमें है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1915। जी हाँ, हमारा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था 26 जनवरी 1950 से। और आपको बता दें इसी दिन ही हमने अपना संविधान अपने देश में लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन्योर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा का कार्यकाल। तो आपका ऑप्शन है कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका है कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट अ टाइम, मतलब एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका है कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका है फॉर 2 ईयर्स एट अ टाइम ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 2 बार तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द इंडियन पार्लियामेंट कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो आपका ऑप्शन है थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, मतलब संसदीय समिति के माध्यम से, थ्रू कंसल्टेटिव कमिटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, मतलब विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समिति के माध्यम से। ऑप्शन सी आपका है बाय सेंडिंग पीरियोडिक रिपोर्ट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब प्रशंसकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर। ऑप्शन डी आपका है फोर्सिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स, मतलब कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, मतलब संसदीय समिति के माध्यम से हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वह कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मूल संविधान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी? तो आपका ऑप्शन है 560, 552, 500, 482। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 500। जी हाँ, जब हमारा संविधान बना था
नया उसमें जो लोकसभा की सीटें रखी गई थी वो टोटल 500 सीट रखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज इन एनी पार्ट और होल इंडिया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो आपका ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, मतलब सभी राज्यों की सहमति से। विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, मतलब बहुसंख्य राज्यों की सहमति से। ऑप्शन सी आपका है विद द कंसेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब संबंधित राज्य की सहमति से। या ऑप्शन डी आपका है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, मतलब बिना किसी राज्य की सहमति से। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, मतलब बिना किसी राज्य की सहमति से हमारा जो पार्लियामेंट है वह कोई भी कानून नियम अपने देश में लागू कर सकती है। ठीक है, बिना राज्य को इजाजत लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट बेसिस सीट आर अलॉटेड टू दी स्टेट्स इन दी लोकसभा, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो आपका ऑप्शन है पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या से, एरिया में क्षेत्रफल से, पॉवर्टी मतलब गरीबी से, या लैंग्वेज मतलब भाषा के अनुसार। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या से के माध्यम से जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं वो राज्यों में बांटी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सिटिंग ऑफ द लोकसभा कैन बी टर्मिनेटेड बाय, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। आपका ऑप्शन है बाय एडजॉर्नमेंट, मतलब स्थगन द्वारा, बाय प्रोरोगेशन मतलब शस्त्रावसान द्वारा, बाय डिसोल्यूशन मतलब विघटन द्वारा, ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, मतलब इन तीनों के द्वारा हमारा जो लोकसभा है उसकी बैठक समाप्त की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, मतलब जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो आपका ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, एम अहमदी, एएस आनंद, पीएन भागवती। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन सी एएस आनंद। जी हाँ, जो हमारे चीफ जस्टिस थे, चीफ ऑफ इंडिया थे, जब भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम हमारे जो सीजीआई थे उनका नाम था एएस आनंद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर टू एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इंक्लूडेड इन द फेडरल लिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स इज, मतलब विधि शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के आधार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, पार्लियामेंट मतलब संसद को, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स को, मतलब विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी पार्लियामेंट को, मतलब संसद को दिया गया है ये पावर कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं ऑफ एनी मैटर, मतलब कोई मैटर भाई जो आपका फेडरल लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मतलब अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्र अधिकार है। मतलब आपका ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी कलकत्ता। जी हाँ, जो अंडमान एंड निकोबार है उनका जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर ही आता है। उनका मतलब जो एक तो लोअर हमारा कोर्ट होता है, ठीक है, निम्न कोर्ट होते हैं हम कहते हैं, वो निम्न कोर्ट होता है वो तो हर उनके अंडमान निकोबार में होगा ही होगा, पर जब उनको उसके ऊपर आना मतलब हाई कोर्ट में आना होगा तो हाई कोर्ट उनका अंडमान निकोबार का कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसी में उनकी सारी जो परेशानियां वो सुनी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सैलरीज एंड द अलाउंसेस पेड टू द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आपका ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत के
भारत की समेकित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट मतलब राज्य की समेकित निधि से, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मतलब भारत की आकस्मिक निधि से। ऑप्शन डी आपका है स्टेट कंटिजेंसी ऑफ फंड मतलब राज्य की आकस्मिक निधि से। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट मतलब राज्य की समेकित निधि से हमारे जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन मतलब लोकहित मुकदमों की संकल्पना पर प्रारंभ हुआ था। तो आपका ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जी हाँ, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है जिसे हम कहते हैं लोकहित मुकदमे हैं, इसका जो शुरुआत है वो यूएसए में की हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड अ पर्सन मतलब भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। आपका ऑप्शन है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट मतलब ठीक है, और सेशन जज और ट्रिब्यूनल जज मतलब अधिकरण न्यायाधीश। और आपका ऑप्शन डी आपका है चीफ जस्टिस ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट मतलब लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी ट्रिब्यूनल जज मतलब अधिकरण न्यायाधीश जो आपका है वो इंक्लूड नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट जज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन एक्सरसाइजेज एनी ऑफिस और अथॉरिटी इलीगली, ठीक है, व्हाट ऑर्डर विल द कोर्ट मेक टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो मतलब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद पर या किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश देगा। तो आपका ऑप्शन है क्वा वारंटो मतलब अधिकार प्रच्छा, सर्टियोररी मतलब उत्प्रेक्षण, मेंडमस मतलब परमादेश। ऑप्शन डी आपका है हैवियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन ए क्वा वारंटो। जी हाँ, क्वा वारंटो दिया जाता है मतलब जिसे हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रच्छा। ये एक रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा दी जा सकती है। अगर कोई भी पर्सन कोई सरकारी काम आदमी है वह अपने पद का गैर कानूनी रूप से मतलब इलीगली यूज करता है या उस पद पे बैठा हुआ होता है गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, तब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वह क्वा वारंटो रिट जारी करती है जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रच्छा जारी करती है। ठीक है, रिट मतलब यहाँ होता है ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार से तात्पर्य है। ऑप्शन आपके हैं केसेस दैट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग एनी अदर कोर्ट, ऐसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में न जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। ऑप्शन बी आपका है सच केसेस विच कम्स थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मुकदमे जो जिला न्यायालय उच्च न्यायालय से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। और सच केसेस विच डू नॉट इवन कम टू दी सुप्रीम कोर्ट मतलब ऐसे मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय में आते ही नहीं हैं। तो आपको ये 3 दे दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं कौन से गलत हैं इसमें, ठीक है, या कौन कौन से हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्रफल के आते हैं। ठीक है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में चुनना है। तो आप पहला है कि ऑप्शन ओनली 1 मतलब खाली ए ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका है ओनली 2 मतलब खाली बी वाला सही है, ऑप्शन सी आपका 1 and 2 मतलब ए और बी दोनों सही है, और नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए ओनली 1 मतलब पहला, ये केसेस दैट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू एनी अदर कोर्ट में ऐसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में न जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं उन्हें हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो आपका ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, लॉ मिनिस्टर मतलब विधि मंत्री। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। जी हाँ, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उन्हें जो नियुक्ति है उनकी
वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट लीस्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स ए पर्सन शुड बी एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो सही आंसर इसमें आपका है आपका ऑप्शन से इसमें है 20, 10, 8, 25। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी 10 ईयर्स। जी हाँ, जो हमारे हाई कोर्ट का और आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कम से कम आपके पास हाई कोर्ट के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपने हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक वकालत करी हो, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। मतलब निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। तो आपका ऑप्शन है डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन बी आपका है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, मतलब राज्य के परस्पर विवाद। ऑप्शन सी आपका है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकारों का परिवर्तन। और ऑप्शन डी आपका है प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार का परिवर्तन जो आपका है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट इज इंस्पायर्ड बाय द जुडिशियल सिस्टम ऑफ विच कंट्री। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है। तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी फ्रांस। जी हाँ, जो हमारा एडहॉक हम अपॉइंट करते हैं ना एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु कैन अपॉइंट एडहॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है। अभी हमने पूछा था, पिछले क्वेश्चन था कि एडहॉक जज की हमने कहाँ से लिया है अपॉइंट करने का। अभी पूछा है कि एडहॉक जज की जो अपॉइंटमेंट है, मतलब उनकी जो नियुक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट में किसके द्वारा की जाती है। तो आपका ऑप्शन है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। और ऑप्शन सी आपका है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी आपका है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द एसेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही हमारे जो एडहॉक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हें अपॉइंट करता है, मतलब नियुक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ, मतलब लेख परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करता है। तो आपका ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका के, लेजिस्लेचर, मतलब व्यवस्थापिका के, जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका के, ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका के, जो आपका है जितने हमारा जो मेन पर्पस होता है ना ऑडिट का और इसमें लेख परीक्षण जो होता है उसका जो है मेन काम जो होता है, जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं कार्यपालिका के जितने भी जितने भी हमारे जो खर्चे होते हैं वो सब कार्यपालिका उसी के ऑडिट के खर्चे होते हैं, उनके ऑडिट जो होते हैं वो हमारे करे जाते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एट द सेंट्रल लेवल ऑफ इंडिया कम्स अंडर हुज ज्यूरिडिक्शन, मतलब भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेख परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आपका ऑप्शन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण एवं महालेखक लेखा परीक्षक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब लोक लेखा समिति, एस्टिमेट्स कमेटी, मतलब अनुमान समिति, ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त सभी। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही के अंदर ही हमारे जितने भी जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में कैग के अंदर ही आपके सेंट्रल लेवल के जितने भी
कार्य होते हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होते हैं, वो सब कैग के अंदर आते हैं। कैग ही वो सब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करती है, ठीक है, किसके, सेंटर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड, मतलब भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को किस आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता, मिसकंडक्ट मतलब कदाचार, इनकेपेसिटी मतलब असमर्थता, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन में से मतलब अक्षमता, मिसकंडक्ट, डिसेबिलिटी, इनकेपेसिटी, मतलब इसे हम कहते हैं हिंदी में असमर्थता, इनमें कुछ भी हुआ तो हमारे जो कैग है उनको हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कमिटी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी मतलब लोक लेखा समिति, एस्टिमेट्स कमिटी मतलब प्रकलन समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स मतलब सरकारी उपक्रम समिति, या कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार समिति। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, मतलब लेख लेखा समिति ही कार्य करती है जब हमारी क्या नाम है जो कैग होती है, अगर वो कोई रिपोर्ट सबमिट करती है, उसका जो उसके आधार पे जो उस पर कार्य करना होता है ना, जैसे कैग ने एक रिपोर्ट तैयार करी, मतलब ऑडिट करा किसी कार्य का, और उसने करा, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, उसके ऊपर जो कार्य होगी, मतलब जो क्या नाम है, क्या एक्शन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो कौन लेता है, वो लेता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, मतलब लोक लेखा समिति ही उस पर एक्शन लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी कंट्रोलर एंड दी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज, मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मतलब लोक लेखा समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी मतलब सरकारी उपक्रम समिति, एस्टिमेट कमेटी मतलब प्रकलन समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स मतलब सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मतलब लोक लेखा समिति के ही हमारे जो कैग होते हैं, कैग जो होता है वो उसका फ्रेंड भी होता है, उसका दर्शक भी होता है और उसका डायरेक्टर भी होता है, ठीक है। और हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हम पीएसी भी कहते हैं शॉर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर आर गिवन बाय, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। यह ऑप्शन डी आपका है, ए एंड बी दोनों। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही हमारे जो गवर्नर हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, मतलब स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो आपका ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फातिमा बीबी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। जी हाँ, सरोजनी नायडू आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। तो आप नाम याद रखिएगा सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी प्रोरोगेशन ऑफ द स्टेट असेंबली इज ऑर्डर्ड बाय हुम, मतलब राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा जाता है। तो आपका ऑप्शन है गवर्नर, राज्यपाल आपका, स्पीकर ऑफ द असेंबली मतलब विधानसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, लॉ मिनिस्टर मतलब विधि मंत्री। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, गवर्नर द्वारा। जी हाँ, राज्य की विधानसभा के शास्त्रभाषण का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड विदाउट इम्पीचमेंट, मतलब निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गवर्नर ऑफ अ स्टेट मतलब किसी राज्य के राज्यपाल को, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट मतलब किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हुम आर द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपका ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मतलब राज्य के मुख्यमंत्री,
चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन मतलब संघ के प्रधानमंत्री, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनियन मतलब संघ के प्रधानमंत्री, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्य विधानसभा, या प्रेसिडेंट। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। जी हाँ, प्रेसिडेंट के ही अंडर आता है हमारे गवर्नर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू अपॉइंटेड टू दी पोस्ट ऑफ गवर्नर अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं। तो आपका ऑप्शन है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, मतलब वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऑप्शन बी आपका है ही इज नॉट अ मेंबर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, मतलब वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। ऑप्शन सी आपका है डज नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तभी वो राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृति प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब राज्य का राज्यपाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हाईकोर्ट जजेस मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब राज्य का राज्यपाल को हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो बिना संसद की अनुमति के उनको हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाई विच 3 न्यू स्टेट्स छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड वर फॉर्म्ड, मतलब उस विधान संशोधन का नाम बताइए जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ। तो आपका ऑप्शन है 84th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए 84th अमेंडमेंट। जी हाँ, 84th अमेंडमेंट के अंदर ये हमारे 3 नए राज्य बनाए गए थे, जो आपका ऑप्शन है जैसे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड बनाए गए थे 84th अमेंडमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स, मतलब राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। आपका ऑप्शन है आर्टिकल 352 के अंदर, आर्टिकल 356 के अंदर, आर्टिकल 359 के अंदर, आर्टिकल 357 के अंदर। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी आर्टिकल 356 के अंदर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।